वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर की शुरुआत की थी और चैप्टर के शुरू से पहले हमने कुछ चीज़ों के लिए बात की थी, जैसे गैस टेस्टिंग आखिर क्यों। तो उस पर हमने डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया था और आज हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका कि नाम है साधारण हवा व खान की हवा, नॉर्मल एयर एंड माइन एयर। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हम टोटल 20 पॉइंट हैं जिसको हम बारी बारी से डील करेंगे। तो एक एक पॉइंट मैं डील करता चलूंगा और उसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, हवा के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। शुद्ध सूखी हवा कुछ गैसों का मिश्रण है। उसकी मात्रा कुछ इस प्रकार है, जिसमें ऑक्सीजन 20.93%, नाइट्रोजन व आर्गन आदि अन्य निष्क्रिय गैसें जो 79.04%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जिसका कि कुल ये 100% हो जाता है। मोटे तौर पर 21% ऑक्सीजन व 79% नाइट्रोजन कह सकते हैं। यह लगभग 1/5 भाग पांचवा हिस्सा ऑक्सीजन व 4/5 भाग नाइट्रोजन। हवा में कुछ 1 से 3% नमी होती है, ठीक है। और उसकी मात्रा स्थान व ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। ये नमी जो है ये जगह और मौसम के अनुसार ये चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। उसकी गणना के अनुसार गैसों की मात्रा कुछ घट जाती है, परंतु ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का अनुपात वही रहता है। जो मेजर कंपोनेंट है जो एयर का, जिसमें आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये अप्रॉक्स आपका वही रहता है, लेकिन उस जो चीजें जो घटती और बढ़ती हैं वो है आपका निष्क्रिय गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो वाटर वेपर या फिर आप कह सकते हैं जो नमी है हवा में। अब इसमें एक चीज जो नोट देने वाली बात है वो ये है कि भार के अनुसार ऑक्सीजन 23.15% होती है, नाइट्रोजन 76.81% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, जिसका कुल ये 100% हो जाता है। ये भार के अनुसार। अभी तक हमने क्या कहा कि हवा में कितना मौजूद है उसके अनुसार, ठीक है, और वजन के अनुसार मैंने आपको ये बता दिया। ये तो आप पॉइंट 1 हो गया। अब इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑक्सीजन के मुख्य गुण क्या है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे। ऑक्सीजन गैस में कोई रंग, गंध या स्वाद नहीं होता है। ये एक ऐसा गैस है ऑक्सीजन जो जिसका ना कोई कलर होता है, ना कोई ऑर्डर होता है और ना कोई स्मेल होता है, ठीक है। वह हवा से 1.1 गुना भारी होता है, अर्थात उसका अपेक्षिक भार 1.1 होता है। वह प्राणियों के सांस लेने के लिए जरूरी है, इसलिए उसे प्राणवायु या जान गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन को ही हम प्राणवायु कहते हैं। वह चीजों के जलने के लिए भी जरूरी है। किसी भी चीज में अगर उसे जलना है या उसके जलाना है, उसमें ज्वलन अगर होगा तो वो ऑक्सीजन की मदद से ही होगा। ऑक्सीजन अत्यंत सक्रिय गैस है। वह लगभग प्रत्येक तत्व से रासायनिक क्रिया से सम्मिलित होकर ताप उत्पन्न करती है। यह क्रिया बहुत धीमी गति से हो सकती है, जैसे कोयले के ऑक्सीकरण में या लोहे के जंग में रस्ट लगने में, अथवा तेज गति से भी हो सकती है, जैसे वस्तुओं के जलने में, अथवा बहुत प्रचंड वायलेंट हो सकती है, जैसे विस्फोट। तो ये अलग अलग, जैसे ऑक्सीजन लगभग हर सब्सटेंस के साथ ये कंबाइन करता है और ये उससे रिएक्ट करता है। ये अलग बात है कि कुछ चीजों में ये बहुत धीमे गति में होता है और कुछ चीजों में ये बहुत तीव्र गति से होती है। अब अगर हम कोयले की बात करें तो ये इसमें ऑक्सीकरण जो होती है ये बहुत धीमी प्रोसेस है और ये इसमें बहुत समय लगता है, ये बहुत धीमे धीमे होती है। लेकिन वहीं अगर हम इस प्रचंड रूप की अगर बात करें तो ये अगर प्रचंड रूप से अगर होती है तो ये विस्फोट उत्पन्न करती है। ऑक्सीजन पानी में थोड़ी मात्रा में घुलती है। 100 भाग पानी में 3 भाग ऑक्सीजन, तभी तो मछलियां पानी में जीवित रह सकती है। अगर ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल सकती तो मछलियां फिर नहीं जीवित रह पाती, ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है, नाइट्रोजन के कुछ गुण होते हैं। नाइट्रोजन गैस में कोई रंग, गंध या स्वाद नहीं होता। वह हवा से कुछ हल्की होती है। अपेक्षिक भार 0.97। तीसरा पॉइंट इसका है, वह निष्क्रिय गैस
सांस के साथ शरीर में जाती है और बिना परिवर्तन के बाहर आ जाती है, परंतु वायु में नाइट्रोजन सामान्य से अधिक हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दम घुटने लगता है। ये एक ऐसा गैस है जिसका हमारे शरीर में कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन को भी हम अपने अंदर लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गैस है कि जिस अवस्था में ये जाती है उसी अवस्था में ये वापस भी आ जाती है। लेकिन अगर वातावरण में अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये फिर घातक हो जाती है। ठीक है। चौथा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य गुण क्या होते हैं? जल्दी चीजों को बुझा देती है, हवा से 1.5 गुना 1.5 गुना भारी है, इसलिए डिप तरह और तल्ली के पास मिलती है। रंगहीन गंधहीन, ये गैस भी रंगहीन और गंधहीन होती है। पानी में अत्यधिक घुलनशील है, 100 भाग पानी में 100 भाग कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। ये पानी में बहुत अच्छे से घुल जाती है, ये घुलनशील है। पांचवा पॉइंट है, खान में विभिन्न गैसों की मात्रा रेगुलेशन के अनुसार कितनी होनी चाहिए? खान में जहां कहीं आदमी काम करते हैं या आते जाते हैं वहां ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कोई भी हानिकारक गैस इतनी अधिक मात्रा में न हो जिससे लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। ज्वलनशील गैस, गर्म गैस, डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा रास्ते में 0.75% से अधिक या किसी भी अन्य जगह 1.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पॉइंट 6, खान में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे घट जाती है? ये बहुत अच्छी चीज है, जो जानने वाली बात है कि खान में ऑक्सीजन की मात्रा घट कैसे जाती है। ठीक है। तो लोगों के सांस लेने से, तेल सेफ्टी बत्ती जलने से, कोयले के मंद ऑक्सीकरण से, ब्लास्टिंग से, लकड़ी पानी में सड़ने से, कोल सीम व पत्थरों के स्तरों में गर्म गैस निकलने के कारण ऑक्सीजन तो उतनी ही रहती है परंतु उसकी प्रतिशत घट जाती है। आग लगने या विस्फोट होने से ऑक्सीजन तेजी से घट जाती है। 7वां पॉइंट है, मनुष्य सांस लेने में कितनी ऑक्सीजन खर्च करता है? लेटा हुआ व्यक्ति करीब 0.5 लीटर प्रति मिनट सामान्य गति से चलता है या सामान्य कार्य करता है व्यक्ति 1.5 लीटर प्रति मिनट, और तेज गति से चलता या भारी काम करता व्यक्ति करीब 2.5 लीटर प्रति मिनट। ये हो गया कि जब कोई मनुष्य सांस लेने में कितनी ऑक्सीजन खर्च करता है, तो ये किस अवस्था में है वो मनुष्य, अगर वो लेटा हुआ है या वो आराम से कुछ ज्यादा कठिन कार्य नहीं कर रहा है तो, या बहुत तेज गति में अगर कुछ कार्य कर रहा है या तेज गति में वो चल रहा है तो हर चीज में उसकी मात्रा जो है, खपत की मात्रा वो बढ़ जाती है। 8वां पॉइंट है, श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन किस प्रकार काम आती है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन किस तरीके से काम आती है? जब मनुष्य सांस लेता है तो फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन निकलकर रक्त के लाल कणों से मिलकर एक अस्थायी पदार्थ बनाता है जिसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। रक्त शरीर में दौड़ता है तो शरीर के तंतुओं की मरम्मत में ऑक्सीजन काम आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो रक्त के साथ फेफड़ों में पहुंचकर फिर श्वास द्वारा छोड़ी जाती है। तो ये इस तरीके से जब हम हवा लेते हैं अंदर तो उसमें जो मौजूद ऑक्सीजन है उसका किस तरीके से कार्य होता है। ठीक है। अब है 9वां पॉइंट है, श्वास द्वारा छोड़ी गई हवा में कितनी ऑक्सीजन होती है? तो ऐसा है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी हम अगर सांस ले रहे हैं तो सारी की सारी ऑक्सीजन की खपत हम कर ही लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। श्वास क्रिया में ऑक्सीजन का केवल 1/4 भाग खर्च होता है। श्वास द्वारा छोड़ी गई हवा में सामान्यतः 16% ऑक्सीजन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड और 80% नाइट्रोजन होती है। कड़े परिश्रम व मानसिक परेशानी में श्वास तेज चलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलती है। जब भी हम अगर सामान्य अवस्था में हैं तो उसका एक फिक्स रेशियो है, जितना हम खपत करेंगे और बाकी का बचा हुआ हमारे श्वास द्वारा वो बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उसमें जो खपत की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। 10वां पॉइंट है,
हवा में ऑक्सीजन की कमी हो तो मनुष्य पर कैसा असर पड़ता है। हवा में ऑक्सीजन 21% होती है। ऑक्सीजन कम हो तो जल्द थकावट मालूम होती है। अगर आपको जल्दी थकावट महसूस हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। 17% से कम पर खतरा हो सकता है। 17% पर सांस गहरी, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। 15% पर चक्कर, कार्य करने की अनिच्छा होती है, फिर इच्छा नहीं होती है किसी भी कार्य को करने में जो आप कर रहे होते हैं। 12% पर दम घुटने लगता है। अधिक समय अगर यही अवस्था रहती है तो फिर बेहोशी होने लगती है। 9% पर 1 घंटे में बेहोशी हो जाएगी और उसके बाद मृत्यु हो सकती है। और 7% पर अगर कोई भी शख्स अगर है तो उस समय उसको तुरंत बेहोशी हो जाएगी और मृत्यु भी तत्काल हो जाएगी। अब 11वां पॉइंट है, ऑक्सीजन की कमी धोखे वाली क्यों होती है। ऐसा है कि हमें तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई गैस जो कि जिसमें ना कोई रंग है, ना तो उसमें कोई महक है और ना ही उसका कोई रूप है, तो हमें कैसे पता चलेगा, उसकी कमी कैसे धोखा दे सकती है हमें। तो ऑक्सीजन की कमी का प्रभाव बहुत धोखे वाला होता है, क्योंकि व्यक्ति की चेतना शक्ति व बुद्धि मंद पड़ जाती है और उसे बिगड़ती हालत का अंदाजा ही नहीं लगता, क्योंकि चीजें बहुत धीरे धीरे काम करने की इच्छा नहीं होती है, सुस्ती होने लगती है, बेहोशी लगने लगती है। और अगर यही अवस्था अगर काफी लंबे समय तक होती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। 12वां पॉइंट है, खान में ऑक्सीजन की कमी कैसे मालूम की जाती है। अब ये बहुत जरूरी, तो ऑक्सीजन की कमी सेफ्टी लैंप द्वारा मालूम होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे जैसे ऑक्सीजन घटती है बत्ती की लौ मंद होती जाती है। अब जितना अच्छा ऑक्सीजन की मात्रा होगी उतनी तेज प्रकाश होगी, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी तो बत्ती जो प्रकाश की जो लौ की बत्ती है वो छोटी होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। प्रति 1% कमी से प्रकाश 30% घट जाता है। अब अगर 1% ऑक्सीजन कम हो रहा है अगर खान में, तो वहां जो प्रकाश जो है वो 30% कम हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेफ्टी लैंप का ये बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। और 17% ऑक्सीजन पर सेफ्टी लैंप बुझ जाती है। ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीमीटर नामक यंत्र से भी नापी जा सकती है, परंतु आज भी ऑक्सीजन की कमी पर लगातार नजर रखने के लिए सेफ्टी लैंप बहुत उपयोगी साधन बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अगर अंधेरे जगह में, अंधकार में अगर हम एक ऐसी चीज को लेकर जा रहे हैं जहां वो ऑक्सीजन की मात्रा से ही वो अगर जल रही है, और अगर ऑक्सीजन की 1% अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो प्रकाश 30% अगर कम हो जा रही है, तो जो भी उस सेफ्टी लैंप को लेकर जा रहा है उसे ये तत्काल और तुरंत पता चल जाता है कि आगे खतरा हो सकता है, तो वो उसके लिए जो उपाय है वो उठाएगा और वो वहां से तत्काल को हट जाएगा। 13वां पॉइंट है, यदि आप खान में ऐसे भाग में जाते हैं जहां वायु संचार वेंटिलेशन ठीक नहीं है और आपका सेफ्टी लैंप बुझने लगता है, तो आप क्या करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। तुरंत उस जगह को, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम तुरंत उस जगह को छोड़कर बाहर शुद्ध हवा में आ जाएंगे, क्योंकि सेफ्टी लैंप का बुझना इस बात का संकेत है कि ऑक्सीजन 17% से कम है। जहां सेफ्टी लैंप नहीं जलता वहां यह तो मालूम हो जाता है कि ऑक्सीजन 17% से कम है, क्योंकि अगर सेफ्टी लैंप अगर नहीं जल रहा है तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा 17% से कम है, परंतु इसका अंदाजा नहीं लगता कि कितनी कम है। यदि ऑक्सीजन 2% से कम है तो बिना चेतावनी के 1 ही मिनट में मृत्यु हो सकती है। पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड खान में किन भागों में विशेषतः मिलती है। ये जानने योग्य बात इसलिए है क्योंकि कहां पर हमें ज्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है हमें उस जगह से जाने से बचना होगा या उसके लिए कुछ और उपाय करना होगा। हवा से भारी होने के कारण वह खान की डिग वर्किंग्स में, शाफ्ट के संप व अन्य संप में तथा उन भागों में मिलती है जहां हवा का संचार पर्याप्त रूप से नहीं है, जहां वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है। वैसे जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हमें उन जगहों पे वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था करवानी होगी या फिर उन जगहों पे जाने से हमें बचना होगा। 15वां पॉइंट है, खान में कार्बन डाइऑक्साइड
के स्रोत क्या है। अब खान के अंदर ऑक्सीजन गैस कहां से आती है, उसी तरीके से अब खान के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से आती है। तो जिन क्रियाओं से ऑक्सीजन खर्च होती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये बहुत अच्छी बात यह है जानने वाली कि जहां भी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर जो उस इस्तेमाल के बाद वो जो गैस जो बचकर जो निकलेगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्रियाएं क्या है, किस क्रियाएं से कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। लोगों का सांस लेना और छोड़ना, जब भी कोई सांस लेकर अगर छोड़ता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तेल सेफ्टी बत्ती जलना, अब सेफ्टी लैंप अगर जल रही है तो उसमें ऑक्सीजन की खपत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे बाहर आएगा। कोयले का मंद ऑक्सीकरण, ब्लास्टिंग, लकड़ी पानी में सड़ना, आग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग या विस्फोट। अब डीजल इंजन चलना, अब माइंस के अंदर बहुत सारे डीजल इंजन है जो चल रहे हैं तो उससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहे हैं जो उस माइंस में ही है। अगर वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो वो वहां के कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाएगी जिससे दिक्कत होने लगेगी। कुछ खानों में कोल सीम से भी यह गैस निकलती है और कुछ खानों में तेजाबी पानी की कार्बोनेट वाले पत्थर स्तरों पर क्रिया से भी बनती है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रियाओं से ये उत्पन्न हो सकती है। 16वां पॉइंट है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से मनुष्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सवाल एक बार फिर से सुनेंगे कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से मनुष्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके विपरीत अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% है तो उसका प्रभाव क्या होगा कि सांस कुछ गहरी हो जाएगी, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। 3% अगर हो जाएगी तो सांस की गति दुगनी हो जाएगी, मतलब हम जिस रफ्तार से सांस ले रहे हैं उसमें बहुत तेजी आ जाएगी और थकावट भी जल्दी हो जाएगा। सेफ्टी लैंप बार बार बुझने लगेंगी, वो जल नहीं पाएंगी। 6% अगर हो जाती है तो तेजी से हाँफनी और कमजोरी, कोई भी इंसान बहुत जल्दी हाँफना शुरू कर देगा और उसको बहुत कमजोरी लगने लगेगी। और 10% अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो जाएगी तो बेहोशी और कुछ मिनटों में ही मृत्यु भी हो जाएगी। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जब तक दिल धड़कता है शुद्ध हवा में लाकर ऑक्सीजन चढ़ाने से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। अगर धड़कन किसी भी मनुष्य का अगर चल रहा है तो हम उस व्यक्ति को वैसे जगह पर ले आए जहां ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर एक बार धड़कन रुक जाएगी तो फिर वो व्यक्ति मर चुका है और फिर उसे फिर दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। 17वां पॉइंट है, खान में प्रवेश करने वाली हवा में क्या परिवर्तन आता है। तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। पहला पॉइंट है, विभिन्न क्रियाओं से ऑक्सीजन की मात्रा कुछ घट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। लोगों के सांस लेने से, सेफ्टी लैंप जलने से, ब्लास्टिंग से, कोयले के मंद ऑक्सीकरण से व लकड़ी आदि सड़ने से ये परिवर्तन होती है, घटता है या बढ़ता है। अब दूसरा पॉइंट है, कोल सीम व 4 तल्ली के पत्थर स्तरों से निकली गर्म गैस और ब्लास्टिंग से बनी विषैली गैसें हवा में मिल जाती है। अगर ब्लास्टिंग हो रही है तो उससे भी फर्क पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न संक्रियाओं में बने धूल कण हवा में मिल जाते हैं। चौथा पॉइंट है, हवा में पानी की मात्रा बढ़ती है। 5वां पॉइंट है, हवा का तापमान बढ़ता है। 6ठा पॉइंट है, असामान्य घटना हो जाए तो हवा तेजी से दूषित हो जाती है। अब असामान्य घटना में कुछ भी हो सकती है, अचानक से अगर ब्लास्टिंग हो जाए, स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसको कहते हैं, तो उस वजह से भी वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। 18वां पॉइंट है, भूमिगत खान में हवा का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। डांगाल पर एक बड़ा पंखा बैठाया जाता है जो अवकाश शाफ्ट से हवा खींचकर बाहर फेंकता है। इस हवा की जगह लेने के लिए वायुमंडल से हवा डाउनकास्ट शाफ्ट के रास्ते खान में घुसती है। यह हवा बांटकर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में आयतन तक ले जाई जाती है। सब डिस्ट्रिक्ट की रिटर्न हवा मुख्य रास्ते से व फिर अवकाश शाफ्ट से खान के बाहर खींच ली जाती है। इनटेक व रिटर्न रास्तों को अलग
करने के लिए स्टैंपिंग बनाई जाती है। जहां रास्ते एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां हवा क्रॉसिंग बनाया जाता है। इनटेक व रिटर्न रास्तों के बीच आने जाने के लिए वेंटिलेशन डोर हवा फाटक बनाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हवा आयतन तक ले जाने के लिए हवा पर्दा या ऑक्सिलरी पंखे का प्रयोग किया जाता है। 19वां पॉइंट, खान की रिटर्न हवा में कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में रहती है। सामान्यतः खान की रिटर्न हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, गर्म गैस जिसको मीथेन कहते हैं 0.4%, ऑक्सीजन 20.3% और नाइट्रोजन 79% हो सकती है। परंतु यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर खान की रिटर्न हवा व में गैसों की मात्रा अलग होती है। इतना ही नहीं, वह दिन प्रतिदिन बदल भी सकती है। खान की रिटर्न हवा में गैसों की मात्रा, खान की गहराई, उसमें ब्लास्टिंग का परिणाम, प्रवाहित होने वाली हवा की मात्रा, सीम की गैस डिग्री, कोयले के ऑक्सीकरण की गति आदि अनेक बातों पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट है, खान में कितनी हवा भेजी जानी चाहिए, जो बहुत जरूरी बात है। रेगुलेशन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट के आखिरी कनेक्शन में हवा होनी चाहिए। ठीक है। अब सबसे बड़ी शिफ्ट के मैन पावर पर प्रति व्यक्ति 6 मीटर क्यूब प्रति मिनट या प्रति टन दैनिक कोयला उत्पादन पर 2.5 मीटर क्यूब प्रति मिनट, दोनों हिसाब में से जिसमें अधिक हो उतनी हवा। क्योंकि खान में भेजी गई हवा में कुछ हवा रास्ते में स्टैंपिंग आदि से रिटर्न में लीक कर जाती है और केवल लगभग 50% हवा ही फेस तक पहुंचती है। इसलिए खान में इससे दुगनी हवा भेजनी होगी। यह न्यूनतम मात्रा है। हानिकारक गैसों को या तापमान को कम करने के लिए आवश्यक हो तो इससे भी अधिक हवा भेजी जाए। तो ये हमारा पहला चैप्टर था जिसमें हमने देखा कि किस चीजों पर हमें ध्यान देना है। इस चैप्टर में 20 मुख्य बिंदुएं थी जिस पर हमने बात की। इसके बाद अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2। तो टिल देन, थैंक यू।